हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों, इंडिया जीके की क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने। इंडिया जीके में हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की, यानी कि हम संविधान पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राज्य व्यवस्था के अंदर। और राज्य व्यवस्था में संविधान पढ़ने के लिए संविधान की भी हमें पृष्ठभूमि का मालूम होना चाहिए। पिछली कुछ क्लासेज में मैंने आप लोगों को इंडिया जीके के बारे में, मतलब भारत के संवैधानिक विकास की मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि 1600 ईस्वी में किस प्रकार से अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने के पर्पज़ से आते हैं और धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश में शासन का रूप ले लिया था, मतलब वो शासन करने लग गए थे हम भारतीयों के ऊपर। और कैसे ये चलता रहा धीरे धीरे, जब हम लोगों ने यानी कि भारतीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया उनकी नीतियों का, उनके व्यापारी की जो स्थिति थी उसको उन्होंने शासन प्रणाली में बदल लिया था। तो उसको जब विरोध करने लगे ना हम लोग, तो उन लोगों को लगा कि अब इन लोगों में जागरूकता आ गई है। तो उन लोगों ने कुछ, अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रयास किए कि इनको कुछ होता है ना, जैसे कि कुछ प्रलोभन देना, तो कुछ सुधार के, जैसे कि हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। इस प्रकार से कुछ सुधारों के माध्यम से ये हमारे को प्रलोभन देते गए। और ये प्रलोभन एक्चुअली यही जो अधिनियम बने, ये एक्ट बने, यही आगे चल करके संविधान का रूप लेते हैं। संविधान इन्हीं से ही निकल के आया है बाहर कि 1773 से हमने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अधिनियम है बेटा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ के हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ अधिनियम आप लोगों को पहले पढ़ा दिए थे। लास्ट क्लास में मैंने 1858 का अधिनियम पढ़ाया था। उस 1858 के अधिनियम की आवश्यकता अचानक से इसलिए पड़ गई थी क्योंकि 1857 की क्रांति होती है, वो बहुत बड़ी क्रांति थी। 1857 की क्रांति इतना बड़ा विद्रोह था कि पूरा ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। और वो ब्रिटिश सरकार हिलने के बाद में देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी का शासन बिल्कुल ख़त्म कर दिया भारत से। ख़त्म करने के बाद में जो शासन था सीधा किसके पास में चला जाता है बेटा? क्राउन के पास में चला जाता है, यानी कि ब्रिटेन की, अब ब्रिटेन का जो क्राउन होता है, राजा होता है, वो सीधा हमारे भारतीयों के ऊपर राज्य करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या किया, गवर्नर जनरल का पद भी ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे वायसराय नाम दे दिया गया उस पद को, यानी कि राजा का प्रतिनिधि जो होता है उसको हम वायसराय कहते हैं बेटा। तो यहाँ से हम अब आगे जो नाम जानेंगे, गवर्नर जनरल नहीं जानेंगे। गवर्नर जनरल की जगह पे अब अपने को क्या नाम बोलना है बेटा? वायसराय बोलना है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 1861 का अधिनियम है। इसमें इंपॉर्टेंट एक दो बातें हैं जो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मेन जो बातें हैं। सबसे पहले तो पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि पांचवा विधि सदस्य, पांचवा मेंबर जोड़ा गया, वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, गवर्नर जनरल की परिषद में ना कितने लोग थे? 4 लोग थे, +1 कौन था? गवर्नर जनरल था। फिर गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि करते हुए गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के क्रम में क्या किया गया था? इनको 3 कर दिया गया था और एक खुद गवर्नर जनरल था। ठीक है बेटा, फिर बाद में क्या किया? एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। विधि सदस्य जोड़ा तो 3 नॉर्मल सदस्य, एक विधि सदस्य प्लस एक जो गवर्नर जनरल था। अब की बार क्या किया? 3 तो नॉर्मल सदस्य हो गए, एक विधि सदस्य और जोड़ा और एक गवर्नर जनरल, बराबर 6 सदस्य कुल इसमें हो गए थे। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि विधि सदस्य एक और जोड़े, यानी कि 2 विधि सदस्य काम करेंगे, 3 नॉर्मल सदस्य काम करेंगे, 5 और एक जो आपका वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। दूसरी बात, विधानसभा की स्थापना। देखो बेटा, विधानसभा की स्थापना जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IMP कर देना इसको। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है विधानसभा की स्थापना, कि विधानसभा की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत होती है? तो 1861 का अधिनियम है ना बेटा, उसके तहत आप लोगों का ये जो है विधानसभा की स्थापना की गई थी। आज जो हम विधानसभाओं का रूप हमारे संविधान में देखते हैं, वो विधानसभाओं का जो स्वरूप है वो कहाँ से मिला अपने को? 1861 के अधिनियम से मिल जाता है। उसके बाद में बेटा आ जाता है आपके वायसराय का। वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। 6 से 12 यानी कि कम से कम तो वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद में 6 आदमियों को और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को जोड़ सकता है, नियुक्ति कर सकता है, यानी कि 6 से लेकर के 12 सदस्यों के बीच में वो रख सकता है। मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12। इंपॉर्टेंट करके लिखना इस बात को बेटा। 4th जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वायसराय को कुछ विकट स्थितियों में अध्यादेश लाने का अधिकार, अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया होगा पहले भी कभी, या फिर हमने जैसे कि इंडिया जीके हमने अगर 10th तक पढ़ी है, 10th में भी अगर अपन ने जीके में पढ़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति कुछ विकट स्थितियों में कानून बनाता है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। यह अध्यादेश यहीं से लिया गया है 1861 के अधिनियम से, कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया। उस टाइम पे राजा कौन हो गया? एक तरीके से देश में सबसे ऊपर का जो मालिक हो गया वो हो गया वायसराय।
तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है जो जहां पर हमें उसको लगता है कि नहीं मेरे को कानून बना देना चाहिए इस चीज़ का, तो वो क्या करता है, कानून बना देता है। उसी को हम अध्यादेश कहते हैं। बेटा अध्यादेश का जो भी वर्तमान में कैसे चलन है कि अध्यादेश ला सकते हैं कब, जब सदन नहीं चल रहा हो, राज्यसभा लोकसभा की कोई बैठक नहीं चल रही हो और देश को बहुत ज़्यादा आन पड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है किसी कानून के निर्माण की, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लाता है। यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो लोग हैं ये कुछ बना करके अपना जो विधेयक कानून वगैरह बना करके राष्ट्रपति के पास में भेजती है और राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर कर देता है, यानी कि वो अध्यादेश जारी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2020 में कृषि बिल जो थे अध्यादेश के रूप में ही लाए गए थे, उसके बाद में जब सदन चला तो उनको पारित करवा लिया गया था। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमारे देश में होते रहते हैं अध्यादेश से संबंधित। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अध्यादेश लाने का जो अधिकार मिला था, अध्यादेश लाने का जो अधिकार वायसराय को मिला था, यानी कि आज जो राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है बेटा, 1861 के अधिनियम में इसके बारे में पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, वही चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके बाद में हम क्या आते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम क्या कहता है बेटा, कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति। पहले जो 6 से 12 थे, अब कम से कम तो 10 सदस्य जोड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकता है, 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया, वायसराय को दे दिया गया। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और कई बार आप लोगों को अभी भी आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब से किया गया, तो ध्यान रखना 1892 के अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ किया गया था बेटा। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर, जो वार्षिक बजट जो अंग्रेज लोग बनाते थे उस पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हम जो भारतीय सदस्य थे उनको भी अधिकार दिया गया कि जो केंद्रीय जो वार्षिक बजट बनेगा उस वार्षिक बजट के अंदर क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं भारतीय सदस्य, प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन वगैरह का कोई इनका रोल नहीं था। ठीक है बेटा, तो ये 1861 का अधिनियम हो गया, ये 1892 का अधिनियम हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो अपना अधिनियम आता है वो आता है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। हाँ बेटा देखो, अगला अधिनियम आता है आपका 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार का मतलब समझो क्या है। यहाँ पे एक तो आदमी का नाम है मार्ले और एक का नाम है मिंटो। ये जो मार्ले है ना बेटा, ये तो होता है भारत सचिव, ये था भारत सचिव। भारत सचिव का जो पद बनाया गया था ना, ठीक है, आप लोगों को बताया था लास्ट उसमें अधिनियम में कि भारत सचिव बना दिया गया था। कब, 1858 में भारत सचिव का पद बनाया गया था। वो भारत सचिव देखो कौन था, मार्ले था उस टाइम पे। 1909 के अधिनियम में एक मार्ले जो था भारत सचिव था। भारत सचिव कहाँ पर होता है, ब्रिटेन में। ठीक है, और मिंटो जो है ना, मिंटो वो है कौन, यहाँ पर वायसराय। और वायसराय कौन होता है बेटा, ये भारत में होता है। ठीक है, ये होता था। तो मार्ले और मिंटो सुधार की बात करें तो भारत सचिव था और वायसराय था। मार्ले तो कौन था, भारत सचिव, और मिंटो जो था वायसराय था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों ने मिलकर के जो कानून बनाए थे, इन दोनों ने मिलकर के जो एक्ट बनाया, जो हमारे लिए सुधार कानून बनाए, वो जो था सुधार के लिए जो 1909 का अधिनियम पारित किया, वो कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बेटा हाई कोर्ट एलडीसी में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को ढीला नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। या तो ये पूछेगा कि 1909 के अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कई ऑप्शन आएंगे, उनमें एक मार्ले मिंटो सुधार होगा, तो वही आंसर होगा। मार्ले मिंटो सुधार को कौन से अधिनियम के तहत जाना जाता है, तो 1909 के अधिनियम के तहत जाना जाता है। ये आप लोगों को 2-3 तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखें तो विधानमंडल के आकार व शक्ति में वृद्धि। अब क्या कर दिया गया है, जो विधानमंडल बना था, विधानसभाएं जो बना रहे थे, उनके आकार में और उनकी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाते गए और उनकी शक्ति में, उनकी पावर्स में इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हुई। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय सदस्यों को लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट वाले अधिनियम में कि भारतीय सदस्यों को अधिकार दिया गया था, किस चीज़ का दिया गया था,
कि वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया था ना, अब की बार उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया सार्वजनिक विषयों पर, यानी कि जो सरकारी विषय थे उन पर भी भारतीय प्रश्न पूछ सकते हैं। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट VIMP कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज सारे फसाद की जड़ ही यही है, भारत में सारे फसाद की जड़ यही है। आप लोगों को पता है हिंदू मुस्लिम में एकता का भाव है वो यहीं से चालू होता है बेटा। अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों को पता था कि अब भारतीयों ने अपने आंदोलन तेज कर दिए हैं, ज़्यादा दिनों तक हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ना चाहते थे भारत को। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सोचा कि अभी स्थितियाँ ठीक है, अभी स्थितियाँ ऐसी बन गई है भारत में कि इनको तोड़ा जा सकता है। तो एक नीति जो अंग्रेज़ों की काम करती है, और बेटा आज भी वो स्थिति काम में करती है, वो जो नीति है ना वो आज भी काम करती है, भारत में जिंदा है वो नीति। फूट डालो और राज करो की नीति, ये फूट डालो राज करो की नीति का ही ये 1919 का अधिनियम, कि आज भी हमारे को इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है वो झेलने पड़ रहे हैं। कि 1909 में क्या किया, पृथक निर्वाचन के आधार पर उनको पता था कि अभी मुस्लिम लोग थोड़ा सा अलग चाल चलन चल रहे हैं, हिंदू लोग अलग कर रहे हैं, तो दोनों को लड़वा देते हैं आपस में। और लड़वाएंगे कैसे, कि मुस्लिमों को भी आरक्षित सीट दे दी, उनको भड़का दिया गया, हिंदुओं को अलग भड़का रहे हैं, मुस्लिमों को अलग भड़का रहे हैं, तो दंगे तो होने ही थे। आज भी वो दंगे हमारे आए दिन हमारे भारत में देखने को मिलते हैं बेटा। हमारी एकता में जो कमी है वो अंग्रेज़ों की देन है कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को बहुत मजबूती से हमारे देश में पेश किया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उदाहरण क्या करें, देखो इससे पहले ऊपर वाले में देखो, प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट, यानी कि अब चुनाव लड़ने के लिए है ना कुछ सीटें फिक्स कर दी कि मुस्लिमों के, कि वहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा, मुस्लिम ही लड़ेगा। इसके बाद में 1919 का अधिनियम आता है, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1909 का अधिनियम जो है उसे मॉन्टेग्यू, वही जो पहले वाला है तो कौन हो गया, भारत सचिव, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और चेम्सफोर्ड जो है वो कौन हो गया बेटा, वायसराय। और वायसराय कहाँ पर, भारत में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि 1919 का अधिनियम है बेटा, इसमें भी कुछ मूलभूत परिवर्तन किए, कुछ बहुत सारी चैलेंजेस जो चीज़ें थी चेंजेस किए, वो देखो क्या था। सबसे पहला तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, IMP कर देना बेटा, इम्पोर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि आज जो देखने को मिलती है हमारे देश में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, 2 सदन, जैसे कि हमें आज हमारे देश में संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो बेटा जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो संसद के अंग पढ़ेंगे, तो पार्ट्स ऑफ, ठीक है, बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना 3 चीज़ें सामने आती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना अभिन्न अंग है सदस्य संसद का, राष्ट्रपति। उसके बाद में जब सदनों की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं संसद के, यानी कि आर्टिकल 79 जो संविधान का है ना वो संसद के बारे में बताता है, 80 और 81 जो है राज्यसभा लोकसभा की बात करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आज स्थितियां हैं वो कैसे 1919 के अधिनियम में बनाई गई थी कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, 2 सदन बनाए गए, एक तो जो है बड़े लोगों का और एक है नॉर्मल लोगों का। जो बड़े लोगों का है उच्च सदन उसको कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, जिसकी संख्या कितनी रखी गई, 60 रखी गई। और केंद्रीय विधानसभा, काउंसिल ऑफ असेंबली, यानी कि छोटे लोगों का, यानी कि जो जनता से संपर्क में थे सीधे, उनकी संख्या कितनी थी, 144 थी। ये निम्न सदन था बेटा, ये उच्च सदन था। वही हमारे देश में आज भी देख लो आप, जो उच्च सदन है उसमें सदस्यों की संख्या कम है, यानी कि 245 है ना राज्यसभा की। ठीक उसी प्रकार से जो निम्न सदन है, यानी कि जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कि लोकसभा जो है उसमें सदस्यों की संख्या आप लोगों को अच्छे से पता है 545 है बेटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 60 थी, यहाँ पर 144 थी। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, तो 1919 का अधिनियम याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद में केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन। बेटा ये द्वैध शासन को समझो, ये सदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ तो सदन है, ये शासन व्यवस्था की बात कर रही है कि शासन प्रणाली कैसी होगी, कि 2 विषयों में हम अपन बांट देंगे। जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो देश को चलाने के जो विषय हैं, उनको 2 भागों में बांट देंगे, एक तो आरक्षित में और एक हस्तांतरित में। आरक्षित जो विषय हैं, आरक्षित विषय हैं जो सीधे अंग्रेजों के हाथों में रहते थे, जो जबकि हस्तांतरित होते थे, इनमें भारतीय सदस्यों का भी योगदान होता था, भारतीय सदस्य
सदस्य भी होते थे। बेटा आरक्षित विषय में देखो इम्पोर्टेंट जितने भी जो मुद्दे हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट विषय होते हैं ना, आप लोगों को पता है राजस्व का हो गया, वित्त का हो गया, पैसे से संबंधित जो बड़ी चीज़ें हैं वो किसके पास में रहेगी, अंग्रेजों के पास में रहेगी, यानी कि आरक्षित था, रिजर्व था। जबकि इनमें क्या था, उत्तरदायी नहीं थे। अगर कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखना आरक्षित विषय में कोई गड़बड़ी होगी तो उत्तरदायी नहीं होंगे। जो उसके जो सदस्य होंगे यानी कि अंग्रेज लोग होंगे वो किसी भी कार्य के लिए अपने उत्तरदायी नहीं होंगे। जबकि हस्तांतरित विषय जिसमें कि भारतीय सदस्य थे, अगर उनसे गड़बड़ हो जाएगा तो वो लोग उत्तरदायी होंगे उस चीज़ के ऊपर। तो इसमें कौन से विषय रखे गए, लोकल विषय, जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य को लोकल ही मानते थे, तो उस चीज़ को क्या कर दिया उन्होंने, हस्तांतरित विषयों में इंक्लूड किया। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, बेटा IMP है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में अगर आप प्रश्न बैंक उठा करके देखेंगे, पुराने आए हुए गत वर्षों के जो पेपर हैं उनको देखेंगे उठा करके, तो ये जो मैंने आज बोर्ड पे लिखा है ना बेटा 1909 का अधिनियम और 1919 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी तैयार रहना बेटा। तो प्रांतों में द्वैध शासन हो गया। अगला है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव को कैसे अपनाया गया, प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया यानी कि अब क्या था, जैसे कि आज हमारे देश की स्थितियाँ है ना, आज हमारे देश में है कि प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जैसे कि आज देश में होता है ना कि हमारे देश में डायरेक्ट चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से 1919 के अधिनियम के तहत ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए सांप्रदायिक चुनाव पद्धति सिक्कों को भी दे दिया गया, यानी कि आप समझ गए होंगे कि सांप्रदायिक चुनाव जैसे कि मुस्लिमों को 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था ना सांप्रदायिक वाले चुनाव, ठीक है। 1919 में क्या कर दिया गया बेटा, 1919 में सिक्कों को भी दे दिया गया, यानी कि अपनी जो फूट डालो और राज करो की नीति थी उसको और तेज करते गए। कौन, ये अंग्रेज लोग, यानी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने देश के अंदर फूट डालो राज करो की नीति को और आगे बढ़ाने के क्रम में सिक्कों को भी क्या कर दिया, अलग से जो थी सीटें उनको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है बेटा। अगला जो अधिनियम है 1935 का वो अपन देख लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ बेटा देखो 1919 के अधिनियम के बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट जो अधिनियम आता है वो आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम कहो या फिर भारत का संविधान कहो, अरे आधे से ज़्यादा संविधान जो है ना भारत का जो 1935 का अधिनियम ही है। कहते हैं कि 1935 का जो प्रतिरूप है ना वो हमारे देश के संविधान में, आज के वर्तमान संविधान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम पहला ही पॉइंट देखो, अखिल भारतीय संघ का निर्माण बेटा भारत के संविधान के भाग 1 के अंदर, जैसे कि आपको पता है ना कि राज्य संघ, भारत एक संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत जो राज्यों का संघ होगा वो यहीं से अखिल भारतीय संघ का निर्माण की भारत के जो लंबाई चौड़ाई आकार वाकार है उतना सारा जोड़ जाड़ के कि हाँ ये पूरा भारत का निर्माण हो गया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, अभी देखो प्रांतों में द्वैध शासन था ना, अब प्रांतों के द्वैध शासन को केंद्र में अप्लाई कर दिया। द्वैध शासन मतलब आरक्षित और हस्तांतरित विषय पूरे केंद्र स्तर पर इसको लागू कर दिया गया बेटा, ठीक है। ध्यान रखना 1935 के अधिनियम में केंद्र में, जबकि 1919 में प्रांतों में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, जो 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको 1935 में खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जबकि प्रांतों को क्या दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। जो स्वायत्तता है ना, आज जैसे कि हम देखते हैं कि केंद्र तो है ही है, जैसे कि बेटा 3 सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियां बना दी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे कि ये 3 सूचियां चलती है ना, तो जैसे कि संघ में तो संघ के विषयों में केंद्र ही यानी कि संघ ही बनाएगा, यानी कि देश मतलब केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकारें बनाती है, और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो कानून बनाते हैं, जो जिन विषयों पर कानून बनते हैं वो समवर्ती सूची के नाम से जानी जाती है बेटा। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक इसी प्रकार से प्रांतों को क्या दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई, यानी कि आप अपने कानून वगैरह जो है अपने राज्यों के हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं। 3 प्रकार की सूचियां समझ में आई गई आप लोगों को। तो संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक दिल्ली में बनाया गया। जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में जो बनाया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कोलकाता का जो सर्वोच्च न्यायालय था बेटा, अब वो क्या कर दिया गया, संघीय न्यायालय और संघीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के दोनों कहाँ पर कर दिए गए, दिल्ली में बनाए गए। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, संघीय न्यायालय और संघीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत ही बनाए गए थे दिल्ली में। 1935 का अधिनियम वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे अच्छे प्रावधान भी किए गए थे, लगभग संविधान का आधा से ज़्यादा काम इसने कर दिया था अपना। लेकिन
नेहरू जी हैं, नेहरू जी ने कहा था कि भाई इसमें क्या था, एक तरीके से इसको गाड़ी का नाम दिया, रेलगाड़ी का नाम दिया नेहरू जी ने इसको। तो नेहरू जी ने कहा इसको क्या कहा, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। बेटा एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि नेहरू जी ने किस अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा, तो 1935 के अधिनियम को कहा। क्यों कहा, देखो यहाँ पर क्या था, कानून वगैरह तो बहुत बन गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनको लगता था कि इसमें जो नहीं है ना, नेतृत्व ही नहीं है, यानी कि भारतीयों का नेतृत्व नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि ये जो गाड़ी तो है लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है। इंजन कब होगा, जब भारतीयों को नेतृत्व मिलेगा। समझ में आई क्या बात। तो अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा नेहरू जी ने इसको, कि इसमें ब्रेक ही नहीं लगते भाई। ठीक है, अगला है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम। बेटा 1935 के अधिनियमों को पढ़ने के बाद में हमने मेन जो सारे अधिनियम थे, चार्टर थे, वो सारे पढ़ लिए हैं। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, आंदोलन थे, वो तेज हो गए थे, उग्र हो चुके थे। अब बहुत सारी जो बड़ी शक्तियां थी, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह, ये सारे अधिवेशन इनके होते थे, सब चीज़ें बढ़ती जा रही थी, जनता के अंदर जागरूकता बढ़ती गई, बहुत बड़े पैमाने पर अब हम जागरूक हो चुके थे। तो अंग्रेज़ों को क्या समझ में आ गया था कि अब हमारे को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, लास्ट में 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसमें क्या कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता दे दी। बेटा ध्यान रखना, तो भारत की स्वतंत्रता के समय अगर वायसराय की बात करें तो एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में वायसराय कौन था। तो ध्यान रखना, अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसी योजना के तहत भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है बेटा, और भारत को 2 खंडों यानी कि 14 अगस्त को, अभी तक भी जाते जाते भी इन्होंने अंग्रेज जाना ही नहीं चाहते थे एक्चुअली भारत से, लेकिन देखो बहुत परिस्थितियां खराब हो चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो इनको जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी इन्होंने भारत को क्या कर दिया, अपाहिज बना दिया। अपाहिज क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि एक तो थी मुस्लिम लीग और एक थी राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की तरफ से तो नेहरू जी और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों आपस में इन लोगों का जो था विरोधाभास हो गया था। प्रधानमंत्री की सीट को लेकर मान लो या फिर किसी और चीज़ को लेकर मान लो, दोनों में विरोधाभास था। तो इस चीज़ का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और इस टाइम पर जाते जाते इन्होंने क्या कर दिया, भारत को 2 खंडों में बांट दिया। तो भारत का जो 2 खंडों में बंटवारा किया, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था बेटा। तो 14 अगस्त 1947 की बात है। 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12 बजे इन्होंने क्या कर दिया, 2 देश बना दिए, एक तो पाकिस्तान को अलग कर दिया, एक भारत को अलग कर दिया। तो पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है, और हम भारतीय जो मनाते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे अधिनियम थे। अब हम संविधान के ऊपर आ चुके हैं, संविधान की हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा जो है भारत का संविधान का जो है विकास किस प्रकार से है, शुरू से लेकर अंत तक मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले जो भी क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे संविधान, अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा कैसे बनती है, कितनी समितियाँ थी, कौन अध्यक्ष था, कौन नहीं था, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक क्लास में सारा काम हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों को ये जो चीज़ें थी मैंने आपको संवैधानिक विकास के क्रम में जितने भी अधिनियम थे, मतलब लगभग 14 अधिनियम हो गए। ये 14 अधिनियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मेन पॉइंट्स से मैंने उठा के आप लोगों को समझा दिया। एग्जाम का कंटेंट लगभग मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोग इसको पढ़ें, दूसरे लोगों को भी बताएं, अन्य लोगों को शेयर करें। बेटा ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर होंगे तो लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी कि हाँ भाई कोई अपना इंडिया जीके, अपने कोचिंग एलिवेटेड एजुकेशन जो आप लोगों का संस्थान है, वहाँ इंडिया जीके की और इंग्लिश की दोनों की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर दी गई है। धीरे धीरे और सब्जेक्टों की तरफ भी फोकस करेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, इंडिया जीके कंप्लीट करिए, अपना जो भी था टारगेट है उसको एक एक दिन में पूरा करते रहिए कि एक एक दो अधिनियम भी रोज़ पढ़ेंगे बेटा, तो ये लॉकडाउन का पूरा आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। संविधान सभा को लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, बात करेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे, हालचाल पूछेंगे आप लोगों की। ओके, टाटा, बाय बाय।